नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भाजपा आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। महागठबंधन में सीट बंटवारा अब तक नहीं, बिहार चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज। आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। कोर्ट आरोप तय करने पर लेगी फैसला। देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन आज। लगभग 5 करोड़ छात्र हो सकते हैं शामिल। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन आज से। ट्रंप और अल-सीसी करेंगे सह अध्यक्षता। 20 देशों के नेता होंगे शामिल। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारत का कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। और दिल्ली टेस्ट का चौथा दिन आज। फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 2 विकेट पर 173 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगी शुरू। भारत की अभी भी 97 रन की बढ़त। और अब सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। इससे पहले कल रात नई दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ तय हो चुका है। वहीं महागठबंधन में अभी भी खींचतान और नाराजगी का दौर जारी है। महागठबंधन में तस्वीर अभी भी धुंधली है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है, पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी सियासी समीकरण और बयानबाजी के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बिहार चुनाव के मैदान में एनडीए ने रणनीतिक बढ़त बनाते हुए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर दिया है। एनडीए ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक भाजपा और जदयू 101 सीटों पर, जबकि लोजपा रामविलास 29 सीट और जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी 6-6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। तकरार इस कदर बढ़ गई है कि अब राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय मानी जा रही है। पटना में लगातार बैठकों के बावजूद बात नहीं बन पा रही, पर तेजस्वी ने दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। राजद कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने पुराने जनाधार और सिटिंग सीटों के आधार पर अधिक हिस्सेदारी चाहती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की नजर कांग्रेस की कुछ मौजूदा सीटों पर भी है, जिससे दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। महागठबंधन में लेफ्ट दलों के साथ भी समीकरण मुश्किल में दिख रहा है। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर जारी की जिसमें महागठबंधन का कहीं कोई भी जिक्र नहीं है, जबकि इसी तरह की एक पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले जारी की थी, जिसमें महागठबंधन सरकार का जिक्र किया गया था। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी ने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। एआईएमआईएम के इस कदम से विपक्षी महागठबंधन, खासकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनावी तारीख नजदीक आने के बावजूद महागठबंधन में सीटों का समीकरण अब तक अधर में लटका हुआ है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा और इसके साथ ही दूसरे चरण में राज्य की 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 21 अक्टूबर को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, वहीं 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी। शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग मिलकर आज विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन कर रहा है। दुनिया की इस सबसे बड़ी नवाचार पहल में देश के 3 लाख से ज्यादा स्कूलों के लगभग 5 करोड़ से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। इस दौरान छात्र 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत पर प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। एक विकसित, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप स्कूली छात्रों में नवाचार, आलोचनात्मक सोच और प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने मिलकर विकसित भारत बिल्डथॉन की शुरुआत की है। हमें क्रिटिकली सोचना है और अनुभव के आधार पर पढ़ाई करनी है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी समस्या को जो हमारे समक्ष है उसके संदर्भ में हम नए तरीके से सोचें। एक अंग्रेजी में कहा होता है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इनोवेटिव तरीके, नवाचार कैसे हम अपनी सोच में लाएं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नवाचार के सोच को विकसित करने के लिए ही ये जो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 है, इसकी परिकल्पना की गई है। इस राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन में देश भर के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले छात्र शामिल होंगे। विकसित भारत बिल्डथॉन पहल के तहत छात्र राष्ट्रीय महत्व के 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत की थीम पर प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। विकसित भारत 2047 तक बनने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना है। और यदि आत्मनिर्भर होंगे तो कैसे होंगे? तो हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वदेशी के लिए वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है, ताकि जो लोकली प्रोड्यूस चीजें हों उसके लिए हम डिमांड बना पाएं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम समृद्ध भारत बनेंगे। तो इन 4 टॉपिक्स पर, इन 4 थीम्स पर बच्चों को कहा गया है कि वो इस पर सोचें। विकसित भारत बिल्डथॉन के 1000 विजेताओं को जिला स्तर पर, 100 विजेताओं को राज्य स्तर पर और शीर्ष 10 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये एक राष्ट्रीय अभियान है। ये पहल स्कूली स्तर पर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्कूलों में भी छात्रों को इस उद्देश्य से जोड़ने के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के 55वें वार्षिक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सलाहकार सीएम उत्तर प्रदेश अवनीश कुमार अवस्थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे बाकी खबरों के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए बात करते हैं GST नेक्स्ट जेन रिफॉर्म की।
राजस्थान के हनुमानगढ़ के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खुशहाल हुए हैं। इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी कटौती से अन्नदाताओं को दोहरा लाभ मिल रहा है और इसी के चलते त्योहारी सीजन किसानों के लिए खास उत्सव जैसा हो गया है। एमएसपी से किसानों की आय में वृद्धि हुई और इधर जीएसटी की दरों में कटौती होने से खासकर किसान का रुझान ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद की ओर बढ़ा है। किसान सरकार के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत ही नहीं कर रहे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। तो सुनिए हनुमानगढ़ के किसानों ने क्या कुछ कहा है। पहले हमारे पास दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर था, अभी हमने न्यू लाइन ट्रैक्टर खरीदा है। नवरात्रों के उपलक्ष्य में खरीदने की इच्छा पहले थी, लेकिन जीएसटी कम होने के कारण जो पहले 12% से थी अभी 5% कर दी गई है। उससे लगभग एक ट्रैक्टर पर हमारे को 60-70 हज़ार रुपये का फायदा मोदी जी के कारण हुआ है। तो जीएसटी कम करने से प्रति ट्रैक्टर 50-60 हज़ार रुपये का फायदा होने से लगभग 1-2 किस्त पूरी हो जाती है, जिससे हमें और सामान खरीदने में फायदा होता है, ताकि हम एग्रीकल्चर बढ़ाने में या उससे जो मुनाफा हुआ कृषि बढ़ाने में, कृषि कार्य करने में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मोदी जी ने ये बहुत बड़ा अच्छा और कुछ कदम उठाया है छोटे किसानों के लिए। 22 तारीख से नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं और उसी में ही जीएसटी स्टार्ट हुई थी, जो घटके स्टार्ट हुई है। तो इस जीएसटी में पिछले साल जो नवरात्रे थे उसमें मात्र 10 दिन में 65 ट्रैक्टर बिके थे, और इस बार जो है, जो नवरात्रे से लेकर दशहरे तक जो 10 दिन थे उसमें 102 ट्रैक्टर बिके हैं। तो यानी कि लगभग 40% की जो है बढ़ोतरी हुई है और किसान भी काफी खुश हैं और उनको लग रहा है कि हाँ, तो अब काफी लोग आ भी रहे हैं और अब अच्छी सेल चल रही है अभी ट्रैक्टर। मैंने नया ट्रैक्टर लिया है। जीएसटी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जीएसटी कम किया है उसका हमें बहुत फायदा मिला है। 70-80 हज़ार रुपये ट्रैक्टर के पीछे कम हो गया है, और जो छोटे किसान हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो बड़े ट्रैक्टर है उसको 1.5 लाख रुपए कम हो गए। सभी किसानों को इसको बहुत फायदा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है और सभी किसान भाइयों, आम आदमी को इससे बहुत बढ़िया फायदा है। भारत के 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगी। अनीता आनंद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करने वाली हैं। ये बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार विविधता, ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए हो रही है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और आर्थिक अवसर के लिए कार्यरत कनाडा और भारत की कंपनियों के साथ बैठक करेंगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आज मिस्र में होने वाली गाजा शांति वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गाजा शांति वार्ता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण व्यस्तताओं के चलते प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अब उनकी ओर से राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस वार्ता में भाग लेंगे। 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अल शेख में ये वार्ता होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस वार्ता में शामिल होंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर उनकी ये यात्रा हो रही है। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत करेंगे। आज वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है।
बात गति शक्ति की। गति शक्ति को लागू हुए 4 साल हो गए हैं। सागरमाला हो या भारतमाला, सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट पर गति शक्ति का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब विभागों और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय है और एक स्पष्ट और समग्र नीति के साथ कोई भी प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। इंफ्रा विकास की तेज स्पीड और उसके स्केल को बड़ा करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया एक महत्वाकांक्षी प्लेटफॉर्म गति शक्ति। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां केंद्र सरकार के विभिन्न 16 मंत्रालय और विभाग एक साथ आए, जिसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रोजेक्ट के प्रति एक समग्र और संपूर्ण नीति बनाने की दिशा में बड़ी शुरुआत की। सेंस ऑफ अर्जेंसी सभी मंत्रालयों में भी और राज्य सरकारों में आया इसके कारण, और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड काफी बढ़ गई। गति शक्ति लॉन्च होने के बाद इंफ्रा विकास में आड़े आने वाली अड़चनें कम हुई। समय से प्रोजेक्ट पूरे होने से लागत खर्च में कमी आई। प्रोजेक्ट निर्माण के समय जनता को होने वाली परेशानियां भी कम हुई, क्योंकि गति शक्ति के जरिए रेलवे हो या रोडवेज, पाइपलाइन बिछाने वाले स्टेक होल्डर हों या अन्य कई विभाग एक साथ आए और एक समग्र और साझा योजना पर अब सभी काम करते हैं। हमारे यहाँ होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है, और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। गति शक्ति ने मोदी सरकार के विजन ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस को विशेष तौर पर संबल दिया है। अब परिवहन माल का हो या लोगों का या सेवाओं का, सभी बिना रुकावट तेजी के साथ पूरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर आउट हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। वेस्टइंडीज अब भी 97 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और ऐसे में टीम अगर दिल्ली टेस्ट को जीतने में सफल रहती है तो टीम सीरीज को क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी। इंडिया ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में भारतीय गोल्फर वाणी कपूर का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। वाणी हालांकि खिताब को नहीं जीत सकी, लेकिन फिर भी कट ऑफ में जगह बनाते हुए शीर्ष 10 में रहीं। वाणी से इस प्रतियोगिता और उनके आगे की तैयारी के बारे में बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय गोल्फर वाणी कपूर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव को, जिस तरह से उन्होंने इंडिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। वाणी, भले ही चैंपियनशिप जो है वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी जिस तरह का जो एक्सपोजर मिला, जिस तरह का यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिला, आपने जिस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया, उसके बारे में बताइए। मेरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया, टॉप 10 फिनिश हुआ और कभी कभी ऐसे टूर्नामेंट जीतते नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में मैंने और कुछ भी जीता है। इतने सारे लोग आए, सपोर्ट किया, फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे दोस्त,
तो वो सब कुछ देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहला दिन तो लीड कर रही थी और सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे बहुत कंसिस्टेंट था। ये DLF गोल्फ क्लब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो आप ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत गंदा राउंड भी मार सकते हो और एक दिन में सब कुछ लॉस हो जाता है। बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत कंसिस्टेंटली खेला। इंडिया वुमेंस गोल्फ में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है अब। आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि देयर आर 4 गर्ल्स इन द टॉप 10 एंड यस, इससे बस अभी बेटर ही होने वाला है। अगर गोल्फ की बात करें तो देश में अदिति अशोक जो हैं वो एक इस टूर्नामेंट को जीतने वाली इकलौती रही हैं, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से आप लोगों ने भी अपना प्रदर्शन अच्छा किया है, किस तरह से एक चेंज जो है, एक रेवोल्यूशन जो है वो देश में लाती हैं जब हम इस तरह के टूर्नामेंट्स में अच्छा करते, बेहतर करते हैं? बिल्कुल, कोई भी हो जो भी पहली बार अगर टूर्नामेंट जीत जाए तो वो थोड़ा और हौसला मिलता है कि अगर वो जीत सकती है तो हम भी जीत सकते हैं। और जैसे इस टूर्नामेंट में अभी 4 इंडियंस टॉप 10 में आए हैं, तो आई एम श्योर बाकी इंडियंस को भी ऐसा लगेगा कि अगर हम लोग कर सकते हैं तो और भी। तो बहुत सारे वेज में सब लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बात करनी ज़रूरी है एशियन गेम्स को लेकर के और साथ ही साथ ओलंपिक को लेकर के। हाँ जी, मैंने एक बार एशियन गेम्स खेल चुकी हूँ 2010 में एंड होपफुली वापस एक मौका मिले खेलने का। और इवन एट द ओलंपिक्स वो मेरा गोल है, मेरा ड्रीम है और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं ये करूँ लाइफ में एक बार तो। बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं वाणी कपूर, जिनका कहना है कि उनका सपना जो है वो एशियन गेम्स और ओलंपिक में कहीं ना कहीं मेडल जीतने का भी है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात पर भी जोर दे रही हैं कि देश में गोल्फ की जो तस्वीर है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। त्योहारी मौसम के मद्देनजर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता और अभिनेत्री नीतू चंद्रा आ रही हैं अपनी नई फिल्म छठ के साथ, जो रिलीज हो रही है प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। साथ ही नीतू को इस बार चुनाव आयोग द्वारा बिहार स्टेट स्वीप आइकॉन भी बनाया गया है। वो लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए भी जागरूक कर रही हैं। आइए देखते हैं उनके साथ DD न्यूज़ की ये खास बातचीत। आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से इस फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए करते हैं खास मुलाकात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता नीतू चंद्रा से। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ पे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी नई फिल्म जो रिलीज हो रही है भारत के अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। जी, हमारी अगली जो फिल्म है जो भोजपुरी में है, हमने सारी पूरी फिल्म को बिहार में ही शूट किया है, उसका नाम है छठ। 2.5 घंटे की ये फिल्म जो आपको हमारे ट्रेडिशन, कल्चर और जो ब्यूटीफुल छठ हम सेलिब्रेट करते हैं और उसको एक जॉइंट फैमिली के इमोशन में दिखाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी। 24 तारीख को, जैसा कि आपने कहा, हमारे अपने वेव्स OTT पे रिलीज हो रहा है। जब OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था वेव्स, बहुत कम समय हुआ है, बहुत जल्द इसने लोकप्रियता हासिल की है। शुरुआत में ही आपने 2 फिल्में OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पे डाली थी और वो बहुत अच्छी गई, कैरेटी और जैक्सन हॉल्ट। तो किस तरह से आप देखती हैं भारत के अपने इस OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की इस जर्नी को भी? वेव्स बहुत ही एक होप जिसको कहते हैं, एक विश्वास है वेव्स, बिकॉज चूँकि ये हिंदुस्तान का मतलब अपना OTT प्लेटफॉर्म है, दूरदर्शन, प्रसार भारती का, और इसे बहुत प्यार से एक ब्यूटीफुल तरीके से लॉन्च किया गया है। हर भाषा की फिल्में यहाँ दिखाई जाती हैं। बहुत ध्यान से सिलेक्शन होता है इस प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्म रिलीज़ होना ही एक बड़ी बात है, क्योंकि इसकी रीच पूरे कोने कोने तक है। नीतू चंद्रा हमारे साथ हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा स्वीप आइकन घोषित किया गया है। किस तरह से एक प्रयास है लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी अलग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर आए अपने घरों से मतदान करने के लिए? जी, मैं सबसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सारे वोट्स बहुत ज़रूरी हैं और आपके हाथ में आपका भविष्य है, तो प्लीज़ बाहर आएँ और वोट ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट हमारा है और हमारे लिए है। तो प्लीज़ थोड़ी सी भी लेज़ीनेस ना दिखाएंगे, घर पे नहीं रहेंगे, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ज़रूर देखिए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर नीतू चंद्रा की नई फिल्म छठ, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा हर एक वोट है ज़रूरी, इसलिए इस बार भी चुनाव के दौरान मतदान करना ना भूलें। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली।
और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।